Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 17th May 2024. आज की क्लास में हम 17 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे जो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड होंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार हम कवर करेंगे, कुछ औपचारिक न्यूज, कुछ मृत्यु समाचार देखेंगे, रीसेंट अगर कोई बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे, कुछ नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस किए हैं। क्लियर? तो ये आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसने में जो हमने 6 कैटेगरीज और 7th कैटेगरी में हमने समरी को डाला है। So let's start the session. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो भारत ने मालदीव्स को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजटीय समर्थन बढ़ाया बेसिकली दिया है। तो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो सरकार बेसिकली क्या करती है, तो मालदीव्स के वित्त मंत्रालय द्वारा टी बिल्स बेसिकली जारी किए गए हैं, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजटीय का समर्थन किया है मालदीव्स के लिए। तो भारत सरकार ने मालदीव को एक और वर्ष के लिए ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजटीय समर्थन प्रदान किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टी बिल की पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर एक और वर्ष के लिए सदस्यता ली है। उसके साथ साथ भारत ने केन्या में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा भी की है। मालदीव की अगर मैं स्टैटिक्स पॉइंट की बात करूं तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज में ये 2024 में शांति में साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। तो कब मनाया गया? ये 16 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति में रहने का दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 मई को विश्व भर में मनाया जाता है, ताकि वैश्विक समुदाय के प्रयासों को शांति, सहिष्णुता, समावेश समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संगठित किया जा सके। 2017 में 8 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को अपनाया था और 16 मई को शांति में साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। और पहली बार ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया था? 16 मई 2018 को। तो संयुक्त राष्ट्र से अगर मैं बात करूं स्टैटिक पॉइंट से, तो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल है, वो एंटोनियो गुटरेस। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसे इसका भी एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन को 1945 में इन सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो अभी हमने कब सेलिब्रेट किया है? 17 मई को मनाया है। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। दिवस दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के वैश्विक संपर्क पर प्रभाव का उत्सव मनाता है। यह दिन के महत्व, विषय और ऐतिहासिक जड़ों पर विचार करने का भी समय है। दिवस दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंडोनेशिया ने विस्फोट ज्वालामुखी के पास सैकड़ों लोगों को बचाया है। तो पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट आबू के पास सैकड़ों निवासियों को निकाला गया है। ज्वालामुखी गतिविधि में महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद निकासी की जा रही है। अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक बड़े विस्फोटों के बाद चेतावनी स्तर को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है। स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक उपाय
किए जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज से ये, रिन्यू ने अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन के ऊर्जा संक्रमण परियोजना के लिए सोसाइटी जनरल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और एक यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में क्या हुआ है, बेसिकली एमओयू हुआ है। किस चीज को लेके एमओयू हुआ है, एनर्जी ट्रांजिशन को लेके ये एमओयू साइन किया गया है। तो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने यूरोपियन बैंक सोसाइटी जनरल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि भारत और वैश्विक स्तर पर रिन्यू के ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके। यह साझेदारी भारत के शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में योगदान देगी। इस समझौते ज्ञापन के तहत सोसाइटी जनरल अगले 3 वर्षों में मुख्य रूप से ऋण, वित्त पोषण और परामर्श समाधान के माध्यम से $1 बिलियन का वित्तीय समर्थन प्रदान करेंगे। रिन्यू ने 2.2 गीगा वोट की संयुक्त ऊर्जा श्रेय क्षमता के लिए 5 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और अतिरिक्त 5.8 गीगावाट की री क्षमता के लिए अवार्ड पत्र प्राप्त किए हैं। क्लियर। तो रिन्यू और सोसाइटी जनरल का क्या है, ये एग्रीमेंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से न्यूज है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, एनएसओ ने एक एग्रीमेंट जारी किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर भारत का Q4 फाइनल ईयर 2024 के लिए। तो 22nd क्वार्टरली PLSF बाय NSSO। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में बेरोजगारी दर कितनी रहने वाली है, 6.7%। तो 15 मई 2024 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने जनवरी मार्च 2024 के लिए अपनी 22वीं त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण बुलेटिन जारी किया। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.8 से घटकर 24 की अगर Q4 की बात करें तो कितनी हो गई है, ये 6.7% हो गई है। तो लगभग 0.1% घटी है। भारत स्तर पर CWS में श्रम बल भागीदारी दर Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में 48.5% से बढ़कर 50.2% हो गई है। CWS में श्रमिक जनसंख्या अनुपात Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में 45.2% से बढ़कर कितना हो गया है, 46.9% हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही न्यूज है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवाचार के साथ ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म पेश किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नवाचार के साथ ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए भारत का पहला बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म बीमा सेंट्रल पेश किया है। प्लेटफॉर्म ग्राहकों को एक इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस खाते के माध्यम से अपने बीमा पोर्टफोलियो को एकत्रित करने की अनुमति देता है। SBI जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसी धारकों जो बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से EIA रखते हैं, वे अपनी बीमा पॉलिसी का प्रबंधन और अपने पोर्टफोलियो तक पहुंच SBI जनरल इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के साथ साथ बीमा सेंट्रल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर। तो प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को लाभार्थियों, नामांकित व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों को जोड़ने की सुविधा देता है और EIA पॉलिसी धारकों को उनके समेकित बीमा लाभों तक एकल विंडो एकीकृत पहुंच प्रदान करता है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवाचार के साथ ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए बीमा सेंट्रल, तो नाम याद रखना है, बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक से न्यूज है जिसने अभी सिक्किम की विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अभी $148.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी सिक्किम सरकार के लिए क्या किया है, ताकि वहां पे जो विद्युत वितरण प्रणाली है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे हम PDS के नाम से जानते हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए सिक्किम को $148.5 मिलियन का लोन दिया है। तो परियोजना सिक्किम की विद्युत वितरण प्रणाली और उन्नत और आधुनिक बनाएगी, जिसमें लगभग 770 किलोमीटर जलवायु प्रतिरोधक मध्यम वोल्टेज भूमिगत या कवर किए गए कंडक्टरों की स्थापना की जाएगी। यह 580 किलोमीटर पुराने और कम क्षमता वाले नंगे कंडक्टरों को नए कंडक्टर से बदल देगी ताकि वितरण नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जा सके। परियोजना 26 मौजूदा पावर सब स्टेशंस को उन्नत करेगी, जिसमें एक पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना शामिल है
और दूरस्थ क्षेत्रों में 1500 सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट इकाइयों को तैनात करेगी। क्लियर। नेक्स्ट है टाटा एआईजी ने बीमा कवरेज के लिए सुरक्षित वोल्टस की पेशकश के लिए आरएम के साथ साझेदारी की है। तो टाटा एआईजी ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? औरम के साथ, ताकि सेफ वोल्ट फॉर इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जा सके। तो टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित कंपनी सुरक्षा फर्म औरम के साथ साझेदारी की है, ताकि औरम ग्राहकों को उनके कीमती सामान के लिए बीमा कवरेज क्या कर सके, प्रदान कर सके। इस साझेदारी के तहत औरम के वोल्ट्स को 25 लाख रुपए तक पूर्ण बीमा कवरेज मिलेगा। उसके साथ साथ जो औरम है, औरम की सुरक्षा अवसंरचना और तकनीक टाटा एआई की सुरक्षित वोल्ट मालिकों के लिए बीमा कवरेज के सहयोग से उन्हें अपनी उच्च मूल्य संपत्ति की सुरक्षा में मानसिक शांति प्रदान करेगी। औरम बैंक और रियल एस्टेट फर्मों के साथ साझेदारी करता है, ताकि अत्याधुनिक सुरक्षित जमा भंडार सुविधा प्रदान की जा सके, जो पूरी तरह से स्वचालित और 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध रहे। क्लियर। नेक्स्ट है एमएससीआई ने अनाउंस किया है कि एमएसआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव की जरूरत है। 13 भारतीय कंपनियां जोड़ी गई हैं और 3 हटाई गई हैं। तो एमएससीआई इंक्लूसिव ने एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के घटकों में बदलाव की घोषणा की, जो 31 मई 2024 के समापन से प्रभावी होंगे। भारत सूचकांक में 13 प्रतिभूति जोड़ी जाएगी और 3 प्रतिभूतियां हटाई जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप एमएसआईसी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत के लिए कुल 146 स्टॉक्स होंगे। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में जोड़े गए 13 प्रतिभूतियों में बोश लिमिटेड, कैनरा बैंक, इंडस टावर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, एनएचपीसी लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, फिनिशिंग मिल्स लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड और टोरंटो पावर लिमिटेड शामिल हैं। उसके साथ साथ एमएससीआई इंडिया इंडेक्स से हटाई गई 3 कंपनियां हैं, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पेटीएम। नेक्स्ट फोर्ब 30 अंडर 30 एशियन 2024 में 86 भारतीय शामिल। इसमें अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन शामिल है। तो फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशियन सूची जारी की है, जिसका नोवा संस्करण अभी जारी किया गया है, जिसमें 86 प्रविष्टियां क्या है, शामिल हैं, जिनमें स्टेटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा और द डिस्पोजल कंपनी की संस्थापक भाग्यश्री जैन भी शामिल है। फोर्ब्स की 30 अंडर एशिया बेसिकली जो लिस्ट है, इस सूची उन युवा उद्यमियों, नेताओं और अग्रदूतों को प्रदर्शन करती है जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं और एशिया प्रशांत जो रीजन है बेसिकली में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और उद्यम को बदल रहे हैं। क्लियर। तो 2024 की सूची में 21 देशों और क्षेत्रों से 300 प्रविष्टियां शामिल हैं, जिसमें भारत की सबसे अधिक प्रविष्टि है। इसके बाद चीन और जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया शामिल है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से न्यूज है। आर लक्ष्मीकांत राव को अभी उन्होंने बेसिकली अज्यूम किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने भार संभाला है? लक्ष्मीकांत राव ने। तो लक्ष्मीकांत राव 10 मई 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने आरबीआई के विनियम विभाग में मुख्य महाप्रबंधन प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। एक ईडी के रूप में वह जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, सूचना का अधिकार अधिनियम और संचार विभाग की देखरेख करते हैं। आरबीआई में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने आरबीआई चेन्नई में बैंकिंग, लोकपाल और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निर्देशक सहित महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर लक्ष्मीकांत राव, जिन्हें अभी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। क्वांट मनी मैनेजर को आरबीएल बैंक में 9.98% तक की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए आरबीआई की क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। तो क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से 12 मई 2025 तक आरबीएल बैंक लिमिटेड में अपने हिस्सेदारी को 9.98 तक के चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों तक अधिग्रहित करने की मंजूरी मिल गई है। 10 मई 2024 तक क्वांट म्यूचुअल फंड, जो क्वांट मनी मैनेजर्स का एक हिस्सा था, आरबीएल बैंक में लगभग 4.68% की हिस्सेदारी रखता था।
तो लगभग अब 5.5% की और एक्स्ट्रा हिस्सेदारी मिल गई है। क्वांट एमएफ अप्रैल 2024 तक 77,358 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करता है और इसके पास लगभग 27 म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से ये चीन का औद्योगिक उत्पाद अप्रैल में 6.7 बढ़ा क्योंकि विनिर्माण गति पकड़ रहा है। तो चाइना की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो कितनी इंक्रीज हुई है अप्रैल में 6.7% ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो चीन का औद्योगिक उत्पाद अप्रैल में साल दर साल 6.7% बढ़ा है। यह वृद्धि मार्च में दर 4.5% से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो विच इज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि यह विश्लेषणों को 5.5% वृद्धि की अपेक्षा से भी अधिक है। चीन के विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से सुधार का संकेत भी मिलता है। तो चीन का औद्योगिक उत्पादन अप्रैल में 6.7% बढ़ा है क्योंकि विनिर्माण क्या कर रहा है, लगातार गति पकड़ रहा है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंशियल न्यूज है। भारत की बढ़ती आर्थिक संभावनाएं बनाम चीन, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि। तो एक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने चीन की तुलना में भारत के बढ़ती आर्थिक प्रदर्शन को उजागर किया है। 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर लगभग 7% कर दिया गया है। भारत की आर्थिक सफलता का श्रेय विशेषज्ञ ने पश्चिमी कंपनी से बढ़े हुए निवेश को दिया है। रूस के साथ अनुकूल आयात व्यवस्थाएं भी भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट आरबीआई बॉन्ड रीपर्चेज। तो आरबीआई बॉन्ड क्या हुए हैं, पुनः खरीदे गए हैं। बैंकों ने नुकसान से इनकार किया, पुनर्खरीद की गई राशि अधिसूचित से काफी कम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवल 2059 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड पुनर्खरीदे हैं। यह अधिसूचित राशि 60,000 करोड़ रुपए से काफी कम है। तो टारगेट कितना रखा गया था, 60,000 रुपए, और खरीदे कितने, 2059। बैंकों ने कम कीमतों पर बेचने का विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप सीमित स्वीकृति हुई है। महामारी के दौरान उच्च दरों पर खरीदे गए बॉन्ड ने आरबीआई के लिए एक चुनौती भी पेश की है। क्लियर। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ने भारत की 2024 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो पहले ये नया अनुमान 6.2 के फरवरी के पूर्वानुमान से बढ़कर 6.9% हो गया है। तो पहले कितना रखा गया था, 6.2% जनवरी के पूर्वानुमान, और अब 6.9। मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीला निजी उपभोग इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। 2025 के लिए 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया जो दक्षिणी एशिया के आर्थिक प्रदर्शन में भारत की भूमिका को भी उजागर करती है। नेक्स्ट है भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी, 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ई कॉमर्स क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 25% रहने की उम्मीद है। ई कॉमर्स के फाइनेंशियल ईयर 2023 में 60 बिलियन से बढ़कर 325 बिलियन होने का भी अनुमान है। यह वृद्धि भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बना देगी। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये जीएसटी पोर्टल ने पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण लागू किया ताकि चोरी पर क्या लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। तो जीएसटी पोर्टल ने मशीन पंजीकरण के लिए नए फॉर्म और प्रक्रियाएं पेश की हैं। यह पहल पान मसाला और तंबाकू क्षेत्रों में बेसिकली निर्माता हैं उनको लक्षित करती हैं। लक्ष्य कर चोरी का मुकाबला करना और अनुपालन को बढ़ाना है। जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट भारत के निर्यात वृद्धि का दृष्टिकोण फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इंडियन एक्सपोर्ट ग्रोथ है वही है बेसिकली 2025 के लिए फियो ने प्रोजेक्शन किया है। फियो क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ ने फाइनेंशियल ईयर 25 में वस्त्र निर्यात 500 से 510 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में 3% की गिरावट से उबरना है। सेवाओं का निर्यात 390 से 400 बिलियन का योगदान करने का अनुमान है। कुल निर्यात लगभग 890 से 910 बिलियन होने का अनुमान है जिसे इंजीनियरिंग और विज्ञापन सेवा जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये एक्सपेंडेड इकोनॉमिकल फ्रंटियर। तो डीपी वर्ल्ड इनोग्रेट ऑफ चेन्नई फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन। तो डीपी वर्ल्ड द्वारा चेन्नई के फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये व्यापार गोदाम क्षेत्र है जिसकी अभी शुरुआत की गई है। यह तमिलनाडु की स्थिति को आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में मजबूत करता है। रंजीत रे डीपी वर्ल्ड के उपाध्यक्ष ने तमिलनाडु की औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक लाभों को उजागर किया। डीपी वर्ल्ड की भारत की आर्थिक परिदृश्य के प्रति प्रतिबद्धता में उद्घाटन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुआ है।
नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से, ये भारतीय बंदरगाह कार्गो प्रक्षेपण फाइनेंशियल ईयर 2025 और उससे आगे के लिए। तो कैट एज रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनर वॉल्यूम में 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जो 342 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि चल रहे सागर का संकट जैसे संभावित बाधाओं के बावजूद है। इस वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में फाइनेंशियल ईयर 26 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में समर्पित मालवाहक गलियारे का जुड़ाव शामिल है। बंदरगाहों में क्षमता विस्तार भी इस वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है। नेक्स्ट इज नासा चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की योजना बना रही है। तो नासा पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो चंद्रमा पर क्या वो बेसिकली एस्टेब्लिश करेगी रेलवे सिस्टम, जिसे क्या नाम दिया गया है, फ्लोट। तो फ्लोट की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो फ्लोट क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो नासा द्वारा चंद्रमा पर बनाया गया पहला या बनाने वाला या बनने वाला पहला रेलवे सिस्टम है। यह रेलवे प्रणाली नासा के चंद्रमा से मंगल मिशन का हिस्सा है, अर्थात रोबोटिक रूलर सरफेस ऑपरेशन 2 है। फ्लोट प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। यह बिना बिजली वाले रोबोट का उपयोग करके करेगा, जो चंद्र सतह पर धूल से घर्षण को रोकने के लिए 3 स्तरीय लचीली फ्रेम ट्रैक को उभारेगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट 2024, तो 16 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को स्वीकार करने के लिए भी मनाया जाता है। तो ये यूनेस्को के थ्रू 16 मई को बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था और इस बार इसका एडिशन कौन सा है, 7वां एडिशन है। यूनेस्को से कोई इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो यूनेस्को के जो महानिर्देशक हैं वो ऑड्रे अजोलो हैं और मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज है, प्रसिद्ध लेखिका और कहानीकार थी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी मालती जोशी, जिनका 90 वर्ष की उम्र में अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो उन्हें उनके योगदान के लिए 2018 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें शिखर सम्मान 2006 में, दुष्यंत कुमार साहित्य सम्मान 11 में, ओजस्वी सम्मान 11 में, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 13-14 में, कमलेश्वर समृद्धि पुरस्कार 2016 में और हिंदी सेवा सम्मान 2018 में प्राप्त हुए हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में मध्यांतर, पाताशेप, पराजय, एक घर सपनों का, वो तेरे घर ये मेरा घर और उनका उपन्यास और एक रात शामिल है। तो याद रखना ये कौन थी, मालती जोशी, ये लेखिका, कहानीकार और पद्मश्री अवॉर्डी थी। नेक्स्ट है अनुराधा मस्कारेहेर की नई पुस्तक एट द व्हील ऑफ रिसर्च, पूर्व WHO मुख्य वैज्ञानिक सौम्या की जीवनी। तो अनुराधा मस्कारेन, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस ने एट द व्हील ऑफ रिसर्च नाम की बायोग्राफी, जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बायोग्राफी है, उस पर एक किताब लिखी है। यह पुस्तक ब्लूमसबरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की उद्घाटन मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिर्देशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की जीवनी यात्रा को रेखांकित करती है। वह एक भारतीय रोग विशेषज्ञ और MS स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थी। तो बुक का याद रखना, एट द व्हील ऑफ रिसर्च, बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज से अगर हम बात करें तो लॉरेंस वोंग न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, किसको अपॉइंट किया गया है, लॉरेंस वोंग को। तो लॉरेंस वोंग श्यून तंसाई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षित अर्थशास्त्री और पूर्व सिविल सेवक हैं, स्वतंत्रता के बाद सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने उन्हें 15 मई 2024 को शपथ लिया। वो ने ली सीन लूंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 20 वर्ष के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में चौथी पीढ़ी की पीपल्स एक्शन पार्टी या 4G सरकार का नेतृत्व करेंगे, जब तक कि नवंबर 2025 तक होने वाले आम चुनाव नहीं हो जाते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है, नेपाल प्रधानमंत्री ने विपक्ष के विरोध के बीच चौथा विश्वास मत मांगा। तो नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल, जिन्होंने प्रचंड के नाम से जाना जाता है, अपना चौथा विश्वास पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान सोमवार के लिए निर्धारित है, जबकि संसद में ऑनगोइंग टर्मोइल जारी है। जनता समाजवादी पार्टी नेता नेपाल ने दाहाल के पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस वापसी ने नवीनतम विश्वास मत को प्रेरित किया है। नेक्स्ट, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं AYV कृष्णन और N वेणुगोपाल सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो सीबीआई के एडिशनल चार्ज बेसिकली सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर किस किस को बनाया गया है? AYV कृष्णन एंड N वेणुगोपाल को। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी AYV कृष्णन और N वेणुगोपाल को सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को एजेंसी की जांच क्षमताओं को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। वह विकास सीबीआई को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नियुक्तियों से एजेंसी की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024। तो 16 मई को विश्व भारत वर्ष में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि डेंगू जो एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण रोग है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, डेंगू से लड़ने के रोकथाम के उपायों को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का वार्षिक आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2024 की अगर हम इसकी थीम की बात करूं तो समुदाय से जुड़े डेंगू पर नियंत्रण करें, इसकी थीम रही है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल के निर्देशक कौन है? तनु जैन, और इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में 18 से 20 मई से गंभीर लू की चेतावनी जारी की गई अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो हमारा मौसम विभाग है अभी उसने क्या किया है, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए गंभीर लू की चेतावनी जारी की है। प्रभावित क्षेत्रों में पंजाब और दिल्ली शामिल है, जहां तापमान बढ़ने की उम्मीद है। हीट वेव 18 से 20 मई तक रहने की संभावना, और राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, शिंकुला सुरंग का काम मध्य सितंबर तक शुरू होगा। तो भारत मध्य सितंबर तक शिंकुला सुरंग पर काम करने के लिए तैयार है। यह परियोजना भारत की सीमाओं के साथ रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है। सुरंग का उद्देश्य लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सैन्य गतिशीलता और रसद समर्थन को बढ़ावा देना है। निर्माण भारत की कनेक्टिविटी और सुरक्षा को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिविरोध के बीच ये बेसिकली सुरंग का कार्य स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, कपिल सिब्बल इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो वरिष्ठ विधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, जिन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में वे नई दिल्ली में चुनाव हुए। यह सिब्बल का प्रतिष्ठित वकील की संस्था के अध्यक्ष के रूप में चौथा कार्यकाल है। वे वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अग्रवाल का स्थान लेंगे। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 मई 2024 के जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समाचार, भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट समर्थन बढ़ाया है। उसके साथ साथ शांति में एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो 16 मई को सेलिब्रेट किया गया। बैंक और फाइनेंस से सबसे पहले तो हमने एनएसएसओ का डेटा देखा है, जिसमें बेरोजगारी दर 6.7% तक बताई है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से हमने देखा है बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सके विद इनोवेशन। उसके साथ साथ एडीबी ने हमने देखा था सिक्किम के लिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे बढ़ाने के लिए लोन जारी किया है। टाटा से देखा था हमने, टाटा की पार्टनरशिप देखी थी ऑरम के साथ। उसके साथ साथ हमने एमएसआई का अनाउंसमेंट देखा था कि एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स को चेंज करेगा और उसमें 13 इंडियन फर्म्स ऐड करेगा और 3 को हटाएगा। उसके साथ साथ हमने फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशियन 2024 की लिस्ट देखी। उसके साथ साथ हमने देखा आरबीआई के डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया? आर लक्ष्मीकांत को। और क्वांट मनी मैनेजर से हमने देखा है कि उसने आरबीआई से नोट प्राप्त किया है कि वो आरबीएल बैंक में अपने स्टेक्स बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, चीन का औद्योगिक उत्पाद अप्रैल में 6.7% बढ़ा क्योंकि विनिर्माण ने गति पकड़ी है। उसके साथ साथ ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देखा है भारत का चाइना के कंपैरिजन में। उसके अलावा हमने देखा भारत की 2024 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर लगभग 7% किया संयुक्त राष्ट्र ने। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था देखी जो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी
2030 तक $1 ट्रिलियन। जीएसटी पोर्टल ने पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए एक मशीन पंजीकरण लागू किया है। उसके साथ साथ हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के निर्यात वृद्धि का दृष्टिकोण, फीओ का अनुमान, आर्थिक सीमाओं का विस्तार, डीपी वर्ल्ड का चेन्नई के फ्री टेयर वेयर हाउस जोन का उद्घाटन। उसके साथ साथ हमने देखा था इंडियन पोस्ट कार्गो प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एंड बियॉन्ड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने फ्लोट देखा, जो नासा डेवलप करेगा पहला रेलवे सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमने देखा। शोक में हमने देखा कि पद्मश्री विजेता मालती जोशी का भी निधन हो गया है। ऊर्जा में हमने देखा है कि रिन्यू ने अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन के ऊर्जा संक्रमण परियोजना के लिए सोसाइटी जनरल के साथ साझेदारी की है। हमने कुछ पॉलिटिकल न्यूज भी देखी, जिसमें हमने सिंगापुर के अपॉइंटमेंट देखा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के विरोध के बीच चौथा विश्वास पत्र मांगा। और आईपीएस ऑफिसर्स हैं दो, जिनको अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन सीबीआई अपॉइंट किया गया है। बुक्स में अगर मैं बात करूं तो एट द व्हील ऑफ रिसर्च, जो बायोग्राफी है फॉर्मल डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट सौम्या की, उसका अनावरण किया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस से हमने न्यूज देखी। आईएमडी का हमने प्रेडिक्शन देखा गंभीर लू को लेकर। उसके साथ साथ शिंकू ला सुरंग का काम मध्य सितंबर तक होगा। इंडोनेशिया ने विस्फोट ज्वालामुखी के पास सैकड़ों लोगों को निकाला। लीगल में हमने देखा था कि कपिल सिब्बल को प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बेसिकली अपॉइंट किया गया। और हमने देखा विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, जो 17 मई को मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने 17 मई 2024 के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।